गुड मॉर्निंग बच्चों। कंटिन्यूटी के आखिरी लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो लास्ट में पढ़ाया गया था कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट कंटिन्यूअस। कल लास्ट में हमने पढ़ाया था कि प्रूव कर दीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। कहां पर? इंटीग्रल पॉइंट पर। और कंटिन्यूअस होता है कहां पर? नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर। आपने थ्योरम लिखा था, क्वेश्चन लिखा था, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट बट डिसकंटिन्यूअस एट एन इंटीग्रल पॉइंट। तो कल आपने इंटीग्रल पॉइंट पर देखा था, एक इंटीजर लेकर के देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। आज हम लोग देखेंगे नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं, जो कल के थ्योरम्स को आगे बढ़ाते हैं। एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट, एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर, ठीक है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि कल आपने इंटीग्रल पॉइंट पर चेक किया था कि वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, ठीक है। fx इक्वल टू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना। चलिए let us consider a function, कौन सा फंक्शन? fx is equal to greatest integer function x and small m be any real number lies in k to k plus 1 where k is इंटीजर। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। हमने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिया। यह कोई एक रियल नंबर है जो इन दो इंटीजर्स के बीच में है। ये दोनों कंटीन्यूअस इंटीजर है कि नहीं? हमने बोल दिया कि k एक इंटीजर है, तो अगर k एक इंटीजर है तो k प्लस 1 दूसरा उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर होगा। तो ये दोनों कंटीन्यूअस इंटीजर के बीच में यम कोई रियल नंबर है, दैट इज k is less than m is less than k plus 1। यम एक रियल नंबर है जो दो इंटीजर के बीच में है ना, दो इंटीजर के बीच में। कल आपने इंटीजर पे देखा था कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था। आज हम इंटीजर के बीच में तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर चेक करेंगे। किस पर चेक करना है? यम पर। We have to show that fx is continuous at x is equal to m, है ना, नॉन इंटीग्रल पॉइंट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to m पर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू m माइनस fx, लिमिट यहां पर m है, चाहे कोई भी पॉइंट हो आप s टेंडिंग टू 0 ही लिखते हो। f ऑफ फंक्शन ऑफ, किस पॉइंट पर चेक करना है? m पर। लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस और h। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0, f ऑफ m माइनस h। fx है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, m माइनस h है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m माइनस h। चलिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। k एक रियल इंटीजर है, k प्लस 1 भी एक इंटीजर है ना। यम इसके बीच में कहीं पर एक रियल नंबर है। अब एक बात बताओ, m में से कुछ स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो m में से जब स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है तो लेफ्ट में आ जाएगा m माइनस h, यहीं कहीं पर होगा ना। m माइनस h यहां पर कोई पॉइंट है, तो किन दो इंटीजर्स के बीच में m माइनस h? यम एक इंटीजर तो है नहीं, m एक इंटीजर तो है नहीं, m माइनस h भी एक इंटीजर
इंटीजर नहीं है, लेकिन ये किन दो इंटीजर के बीच में, k और k प्लस 1 के बीच में है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? बोलो, k आ जाएगा ना, k आ जाएगा और वो x से इंडिपेंडेंट होगा, तो क्या आंसर आएगा? k। ओके, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू m पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू m प्लस fx, m पर चेक करना है, राइट से चेक करना है तो प्लस, कोई भी पॉइंट जो आप s टेंडिंग टू 0 लिखते हो, f ऑफ m पे चेक करना है तो m, राइट से चेक करना है तो प्लस और h। चलो, m प्लस h, यहाँ पे x था तो यहाँ पे m प्लस h आ जाएगा। अब m में कुछ ऐड कर रहे हो, किधर चला गया? राइट साइड में m की, m प्लस h किस दो इंटीजर के बीच में है? वो भी k और k प्लस 1 के बीच में है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? छोटा वाला आएगा, k आएगा, और k जो आएगा वो s से इंडिपेंडेंट होगा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? k आएगी, है ना। वैल्यू का फंक्शन देखते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू m पर, मतलब f ऑफ m, f ऑफ m लिखोगे तो ये भी क्या आएगा? f ऑफ x था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, f ऑफ m तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m, m भी कहाँ है? दो इंटीजर के बीच में, k और k प्लस 1 के बीच में है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन all are equal, therefore fx is equal to greatest integer function x is continuous at x is equal to m, मतलब नॉन इंटीग्रल पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया? m पर हमारा फंक्शन जो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कंटिन्यूअस हो गया, मतलब नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर। तो कल हमने प्रूव कर दिया था, वो एक इंटीजर के लिया था, उस पर डिसकंटिन्यूअस दिखाया, और आज एक रियल नंबर m लिया जो कि दो इंटीजर के बीच में था, मतलब नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर हमने क्या दिखा दिया? कंटिन्यूअस। और कल इंटीजर लिया था, उसमें क्या दिखाया था? डिसकंटिन्यूअस। हो गया, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पर, जो हमने कल प्रूफ किया था, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हो गया। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसका ग्राफ पढ़ा। ग्राफ से भी हमने बताया कि वो इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और आपने थ्योरम के माध्यम से भी पढ़ लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अगला जो होगा हमारा टॉपिक लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, LIF। चलिए देखिए क्या है। A function fx, ध्यान दीजिएगा, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन में क्या होता है? अ फंक्शन fx इज इक्वल टू, अ फंक्शन fx इज इक्वल टू, या इस तरह से लिख लीजिए, इफ x is any real number lies between two consecutive
इंटीजर्स k and k plus 1, then list integral function is denoted by इस प्रकार से and defined as लिस्ट इंटीजर फंक्शन x किस दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, k और k प्लस 1 के बीच में। k और k प्लस 1 के बीच में अगर x है, अगर x कोई रियल नंबर है जो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर k और k प्लस 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप निकालते थे तो पहले वाली वैल्यू आती थी, इसीलिए नीचे की तरफ मुड़ा होता है, और जब लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन निकालते हो तो बाद वाली वैल्यू आती है, इसीलिए ऊपर की तरफ ये मुड़ा होता है। ओके, ऊपर की तरफ है तो मतलब बाद वाली वैल्यू आएगी, कौन सी, बड़ी वाली वैल्यू आएगी k प्लस 1। क्लियर? इसको आप नोट कर लो। क्या हमने कहा कि अगर x कोई रियल नंबर है जो दो इंटीजर्स के बीच में है, ठीक है, तब उसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो आएगा वो जो दो लगातार इंटीजर के बीच में होगा उससे में बड़े वाला इंटीजर आएगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट है लेकिन आता है बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर कोई दो इंटीजर के बीच में कोई रियल नंबर हो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन आता कौन सा है, लिस्ट वाली वैल्यू आती है। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए 1.23 किस किस दो इंटीजर के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो कौन सी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो 1 आती। 7.56 क्या आएगी वैल्यू, 8। 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3। -2.93 की वैल्यू क्या आएगी, तो -2.93 किसके किसके बीच में है, -3 और -2 के बीच में है, वैल्यू क्या आएगी इसकी, -2 आएगी। -2.93 -3 और -2 के बीच में है ना, -3 और -2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा जाता तो -3 आ जाती, लिस्ट पूछा गया तो बड़ी वाली वैल्यू आएगी -2। ओके, ये आपके एग्जाम्पल नोट कर लिया इसको। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए देखिए इसका ग्राफ। -1 0 +1 +2 +3। ध्यान दीजिएगा, इसको भी -1 कर लिया, 1 2 3। चलिए ध्यान दीजिए, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन में अगर 0 लिखा है तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर का तो इंटीजर ही आता है, 0 ही आएगा, 0 पर 0। ये अब कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, कोई आपने नंबर लिया जो 0 से 1 के बीच में है, मतलब उसकी वैल्यू 0.12 0.3 0.4 कुछ भी आएगी, तो यहाँ पे लिखोगे 0 समथिंग, तो 0 समथिंग लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब उसकी लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप 0 से आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप 0 से आगे बढ़ोगे, 0.1 0.2 0.3, 0.1 0 और 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू आएगी 1, 0.2
0 और 1 के बीच में है, इसकी भी वैल्यू आएगी 1। 0.3 इसी प्रकार से 0.99 भी 0 और 1 के बीच में है, तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। और 1 की जो वैल्यू आएगी, 1 की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 तक, कहां तक, 1 तक वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, 0 के बाद से। लेकिन 0 पर आपको वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे होल करोगे, लेकिन यहाँ पे डार्क करोगे, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। 1 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, 1.1, 1 पर आपको वैल्यू 1 मिली, 1 से जैसे आगे बढ़े 1.1, तो 1.1 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2 के बीच में, तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे बढ़ोगे, 1 पर तो वैल्यू 1 मिल रही थी, 2 तो मिल नहीं रही थी, इसीलिए 1 के ऊपर आप होल बनाओगे। लेकिन जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ रहे हो, सबकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। कब तक, 2 तक। जब 2 भी ले रहे हो तब भी आपको उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 से आगे बढ़ोगे, तो 2 से आगे बढ़ने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.21, 2.2, सबकी वैल्यू 3 आने लगेगी। तो 2 पर तो वैल्यू 2 मिल रही थी, लेकिन जैसे ही 2 से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू 3 मिलने जा रही है। कब तक, जब तक 3 ना पहुंच जाए। तो 2 के ऊपर यहाँ पर तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 वाले पे होल बना दो, ओके। फिर आ जाओ, -1 से लेकर के 0 तक के बीच में लो। 0 पर तो वैल्यू मिल रही है ना, 0। अब 0 से -1 के बीच में लोगे, -1 को छोड़ रहे हो, -1 के बीच में लोगे तो सबकी वैल्यू जो आएगी, -1 और 0 के बीच में होगी, तो 0 सबकी वैल्यू आएगी, ये आपको मिला, ठीक। लेकिन जैसे -1 पर पहुंचे, तो -1 पर वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, इसलिए यहां होल बनाओगे, क्या मिलेगी वैल्यू, -1 मिलने लगेगी। और उसके बाद से ये वाली वैल्यू इस तरह से -2 पर, ओके। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन का। ग्राफ ऑफ लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ओके। ये भी ग्राफ कुछ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की तरह है ना, कुछ मिलता जुलता उसी से है, उसी प्रकार का है। तो जब आप देखोगे तो इसमें भी क्या कह सकते हो कि ये भी जो हमारा फंक्शन हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है। कहां कहां ब्रेक हो रहा है बताओ, देखो यहां पर ब्रेक हुआ -1 पर, 0 पर वैल्यू मिल रही थी, लेकिन 0 से यहां वैल्यू आगे चली जा रही, तो 0 पर ब्रेक हुआ, 1 पर ब्रेक हुआ, 2 पर ब्रेक हुआ, मतलब इंटीग्रल पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में भी अगर कोई पूछे ये फंक्शन लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर हम किसी ओपन इंटरवल में पूछ ले, 0 से 1 के बीच में पूछ ले, तो 0 से 1 के बीच में ये क्या है, कंटिन्यूअस है, बिना चौक उठाए बार ड्रा कर सकते हो। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की तरह ये भी होगा। दिस ग्राफ represents least integral function is continuous at non-integral points, but discontinuous at इंटीग्रल पॉइंट्स। ये ग्राफ बताता है कि हमारा जो फंक्शन होगा लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा, कहां पर, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर, है ना, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर। लेकिन इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग आ जाने के कारण डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इंटीग्रल पॉइंट्स पर, ओके। तो ये पता चल गया आपको। ये आपका क्वेश्चन जो होगा, ये जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन के रूप में आप इसे लिख लोगे कि प्रूव दैट, क्या लिखोगे, प्रूव दैट लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट बट
डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट पे। ये क्या होगा आपका होमवर्क। ठीक है, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के विषय में कराया है उसी प्रकार से आपको लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन के विषय में भी पूछा जा सकता है। ये आपका होमवर्क होगा, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड जो आता है इंटीग्रल फंक्शन, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी के अंदर, उसमें जो थर्ड आएगा वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। क्या होगा? थर्ड जो आएगा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये आपका इंटीग्रल फंक्शन में हमने पढ़ा था, पहला ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, सेकंड पढ़ा लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और थर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट जो पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। और इसी के साथ कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन देखिए क्या कहता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन is represented by curly bracket में x, where x is real number and defined as, देखिए किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है इसे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है किसी फंक्शन का वो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x से डिनोट किया जाता है और उसे इस प्रकार से डिफाइन किया गया है जहां पर x क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, कोई रियल नंबर लो आप, कोई रियल नंबर बताओ। एग्जांपल 1.23, अगर हम 1.23 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 1.23 ले रहे हैं तो x की जगह 1.23 लिया तो यहां पे रख दूं 1.23 माइनस 1.23। ये आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, तो 1.23 माइनस 1.23 1 और 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या आएगा, 1 या 2, 1, तो आ जाएगा 0.23। मतलब क्या हुआ, 1.23 में इंटीजर पार्ट को छोड़ दीजिए। ठीक है, इंटीजर पार्ट को छोड़ दीजिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा वो 0.23 होगा, वही आ गया। अगर आपसे 4 पूछ ले, 4 का क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या है, 4 है, x की वैल्यू क्या है, 4 है, आप रख दो यहाँ पे x की वैल्यू 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आता है, 0 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट किसी का 0, किसी इंटीजर का क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि हम लोग 4 को 4.0 लिख सकते हैं ना, तो 0.0 का मतलब 0। ओके, 4 1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.23, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस तरह से समझो 4 को 4.0 लिख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद वाला 0 आ जाएगा, 0.0 का मतलब 0 ही होता है। तो वैसे इसको कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, -1.26 का आ गया, तो तुरंत तुम लोग लिखते हो 0.26। सर तो कहे थे कि पॉइंट के बाद वाला लिख देना, तो पॉइंट के बाद वाला लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाले में लिखिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो, अगर लेकिन फॉर्मूले से लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। -1.26 को लिखिए, -1.26 माइनस -1.26 लिखोगे ना, तो चलो देखो ध्यान से, -1.26 माइनस, ठीक,
-1.26 किस किस दो इंटीजर के बीच में है? -2 और -1 के बीच में है। -1.26 किसके किसके बीच में है? -2 और -1 के बीच में है। तो उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, छोटा वाला लोगे तो क्या लोगे? -2 या -1? छोटा कौन है? -2 है ना, -2 लिया। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 - 1.26 मतलब 0.74। ठीक है, इस केस में ध्यान रखना यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला लेने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर में है, नेगेटिव वाले में नहीं है। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड हो गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके आगे हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे। हो गया, चलिए ग्राफ देख लीजिए इसका। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट में लिख लीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑलवेज लाइज इन क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं होती है, हमेशा 1 से छोटी रहेगी, लेकिन 0 हो सकती है। ओके, ग्राफ देखिए। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, चलिए ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3 4, ठीक है, 1। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन में x की वैल्यू 0 ली गई है, ध्यान देना है आपको, 0 ली गई, इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। 0.1 ली गई है, 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.1, पॉइंट के बाद वाला। 0.2 ली गई है तो 0.2, 0.9 ली गई है तो 0.9। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर भी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आप 1 पर आओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन 1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 का आएगा 1 - 1 0। इंटीग्रल का, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है। तो जैसे ही 1 पर पहुंचोगे इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ती जा रही थी, 0.1 पर 0.1, 0.2 पर 0.2, 0.3 पर 0.3, 0.99 पर 0.99, 0.99 पर 0.99, ऐसे बढ़ रही थी वैल्यू। लेकिन जैसे ही आप 1 पर पहुंचे तो आपको 1 वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0। 1 पर सीधे आ गए 0। ठीक, चलिए वन पर आ गए तो वैल्यू आपको मिली 0। 1.1 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0.1। 1.2 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0.2। 1.8 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0.8। मतलब 1 से जैसे ही 2 की तरफ पहुंच रहे हैं इसकी वैल्यू फिर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन 1.99 तक पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू 0.99 तक ही आएगी। मतलब 0 से बढ़ती हुई 1 तक नहीं पहुंचेगी, 1 के पहले तक पहुंचेगी। तो 1 से जैसे ही स्टार्ट किया 1 पर वैल्यू 0 मिली थी, और जैसे जैसे 2 के पहले तक पहुंच रहे तो इसकी वैल्यू राइज करती हुई 1 के करीब पहुंच रही है। लेकिन जैसे ही 2 पर पहुंच जा रहे हैं तो जैसे ही 2 पर पहुंचोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पर आपको वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, क्या मिलने लगेगी? 0। फिर आगे उसी प्रकार से यहां पर भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है, 3 पर। इस प्रकार से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। आपसे कोई पूछ ले कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन कंटीन्यूअस होता है,
फिर आप देखो ब्रेकिंग कहां पर आ रही है, ब्रेकिंग कहां आ रही है, इंटीजर पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, इंटीजर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन जो होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो होगा कहां पर, 0 से 1 के बीच में नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर, कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, बट जैसे ही इंटीजर पर पहुंचेंगे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि ब्रेकिंग आने लगेगी, बट डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके, तो हमारा जो फंक्शन था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन वो कंटिन्यूअस था कहां पर, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर, लेकिन जैसे ही इंटीजर पे पहुंचे ब्रेकिंग आने के कारण जैसे ही इंटीग्रल पॉइंट पे पहुंचे हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। ओके, चलिए इसी के साथ ही कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म होता है। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम होगा डिफरेंशिएबिलिटी। ओके।